नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो जो सोचा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है कि सर हमें ऐसे काम लिया था और कवर्ड एरिया पे और हमें घाटा हो गया। और इसका मेन उद्देश्य मेरा जो वीडियो बनाने का था, किसी ने मेरे पास कमेंट किया था कि सर जो हम बिल्डिंग का मेजरमेंट करते हैं किस तरीके से करते हैं, तो उसका मैंने ये पूरा डिटेल्स निकाला है कि इसका क्या रीज़न है और किस तरीके से हमें काम लेना चाहिए। और जो नए ठेकेदारों के साथ जो फ्रॉड होता है काम के बारे में, जो पैसे नहीं मिलते और उनको घाटा हो जाता है, उसका रीज़न क्या है। मैं इस पे एक एक करके काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे, उस पे आपसे बात करूँगा। और जिन लोगों को पूरा डिटेल समझना है तो वो पहले पूरा वीडियो देखें, और उसके बाद में मुझे अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें उठा करके मैं एक जगह एकत्रित करके मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और इस वीडियो को देखने से आपको जो फ़ायदा होने वाला वो क्या है। अगर आप इस वीडियो को देख करके कोई भी काम लेते हैं तो इस बात से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आगे चल के हमें किस तरीके से काम लेना चाहिए, किस तरीके से हमें रेट देनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट हमें सोचना चाहिए और काम लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, क्योंकि मैं इसमें एक एक करके जितना मेरे दिमाग में जो चीज़ें आती है मैं वो आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। ये जो मेरे वीडियो होते हैं वो नॉन स्क्रिप्ट वाले होते हैं, मतलब किसी की कोई भी स्क्रिप्ट में लिखता नहीं हूँ। और जो मुझे लगता है, मैं काम करता हूँ और काम करते वक्त जो मुझे प्रॉब्लम आई थी और अब लोगों को भी आती है, तो मैं उनको ये सजगता के लिए कर रहा हूँ कि लोगों को, कि भाई किसी को कोई तरह का नुकसान ना हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा। बाकी और जानकारी के लिए आप तेज सिविल कॉन्टैक्ट यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं। क्योंकि बार बार मैं बीच में, देखो एक होता है वीडियो बनाते वक्त आदमी को बीच बीच में कुछ ना कुछ उसमें अंदर डाल देना, मैं बीच वीडियो के अंदर, क्योंकि मेरी जो चीज़ें होती है कंटिन्यूटी होती है वो टूट जाती है और लोगों की भी कंटिन्यूटी टूट जाती है वीडियो बनाने पर बीच में अगर कुछ दे दिया जाए। तो जो भी है पहले मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से आप ये काम करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे को जब कॉल करते हैं तो सर पूछते हैं कि हमें काम लेना है तो हम किस रेट में लें और किस तरीके से रेट दें, क्या एग्रीमेंट करें, ये सारा डिटेल जो पूछते हैं। तो उसका जो मैंने सोचा है और जो मैं करता हूँ वो उस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके पास किसी का काम के लिए अगर कोई फ़ोन आए या आपसे कोई कहे कि हमारा ये काम है और इस काम को आप कर दीजिएगा, तो आपको कई तरीके से आपको इस बात को सोचना है कि जब हम काम देखने जाते हैं तो काम देखने वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। अब बहुत सारे लोग इस तरीके से भी आते हैं, सिर्फ रेट ट्राई करने के लिए आपके पास आएंगे और वो कहेंगे कि आप हमें रेट बता दीजिएगा कितने रुपये स्क्वायर फीट में आप काम लोगे। आज का जो मेन वीडियो है वो हमारा स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया के ऊपर है, इस बात को पूरा ध्यान रखना। तो सबसे पहले पूछेंगे कि आप हमें, हमारा एक 50 गज का प्लॉट है या 100 गज का प्लॉट है या 500 गज का प्लॉट है, XYZ जो भी है इतना बड़ा है, इसको बनाने के लिए आप क्या रेट लेंगे, कितने रुपए स्क्वायर फीट लेंगे। अब यहाँ पे आके आपको क्या करना है, आपको पहला पॉइंट उनसे ये कहना है कि सर आपके पास अगर जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसका आप ड्राइंग अगर हो तो वो मुझे बता दीजिएगा। दूसरी चीज़, या मैं आपके पास साइड विजिट करूँगा पहले, उसके बाद आपको रेट बताऊँगा। अब इसमें भी आपको दो तरीके के लोग मिलते हैं। दो तरीके के लोग कैसे होते हैं, एक होता है जो खुद ड्राइंग बना लेते हैं, दूसरा होता है जो किसी आर्किटेक्ट के थ्रू या किसी के भी मतलब सिस्टम होता है। आजकल तो जो ड्राफ्टमैन होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो भी ड्राइंग बना देते हैं, तो उनसे ही बना लेते हैं। तो हर चीज़ का अलग अलग सिस्टम होता है। आपको क्या करना है, अगर वो लोकल आदमी है तो उसके बारे में भी आपको देखना चाहिए
आपकी बिल्डिंग जो है वो किस तरीके से बनेगी, आपकी ड्राइंग क्या है, आपको कितना मंजिल बनाना है और क्या क्या काम उसके अंदर होना है, क्या क्या नहीं होना है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब पहला पॉइंट आता है कि आपको रेट कब देनी है। रेट आपको तब देनी है जब आप उस चीज़ की पूरी छानबीन करें, यानी कि पहले उसकी ड्राइंग देख सकते हैं, ड्राइंग नहीं है तो आप उसमें साइट विजिट कर सकते हैं। ज़्यादा लोकल में जाओगे तो वहाँ पे तो ड्राइंग कोई बनवाता नहीं है, तो इसलिए वहाँ काम जाके देखें, उसके बाद रेट दें। अब कुछ चीज़ों में मैं आपको, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं काम करता हूँ, अभी भी मेरे साथ ऐसा कभी कभार होता है। और लोग क्या करते हैं, जैसे किसी को फैक्ट्री बनानी है या किसी को बिल्डिंग बनानी है, अपना घर बनाना है, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें कवर्ड एरिया पे हमें इसका रेट दे दीजिएगा। अब उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम आती है कवर्ड एरिया में। कवर्ड एरिया में जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि आप कवर्ड एरिया के अंदर उनको क्या क्या काम करके देते हैं, इस पर रेट डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं, मालिक होते हैं, जब वो रेट पूछते हैं तो वो ये सोच के पूछते हैं कि हमने सारा काम ठेकेदार को दे दिया, मतलब हम क्या करेंगे, सीधा कवर्ड एरिया में हम माल मेटल ठेकेदार को ला उसको ठेकेदार को दे देंगे और ठेकेदार हमें सारा काम कंप्लीट करके दे देगा। लेकिन अब ठेकेदार उस मामले में फंस जाता है कि मैं काम करके क्या दूंगा। तो मेरा ये मानना है, अगर आपको ऐसा कोई भी आदमी मिले और वो कहे कि हमें कवर्ड एरिया में रेट बता दीजिएगा, तो ठेकेदार को क्या करना चाहिए, ठेकेदार को सबसे पहले एक कागज़ और पेन लेकर के पूरा डिटेल्स उसमें लिख देना चाहिए। डिटेल्स के अंदर क्या क्या होगा वो मैं आपको एक थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इस तरीके से समझना चाहिए। उसके अंदर देखो, काम होता है बिल्डिंग का, जो नीचे ज़मीन से लेकर के एक मंजिल भी हो सकता है, 2 मंजिल हो सकता है, 3 मंजिल हो सकता है, 4 मंजिल हो सकता है, वो कई उसमें होता है। तो आपको रेट किस तरीके से सोचना चाहिए उसको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे और आप खुद काम करते हो तो आपको ये भी पता होता है कि एक मंजिल का जो रेट होता है वो रेट, मेरा मानना है, कम से कम 1.5 गुना खर्चा आता है बिल्डिंग का। कैसे आता है, क्योंकि ज़मीन में अगर आप नीचे देखेंगे, जैसे गांव का एरिया है या लोकल एरिया है, और ऐसी जगह में अगर आप काम करते हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ज़मीन के अंदर 3 फीट तो नॉर्मल आदमी ज़मीन के अंदर नींव खोद देते हैं, या फिर वो कॉलम वगैरह खोदेंगे तो नीचे जाएगा, 2-3 फीट उसके नीचे चले जाएंगे, और 2-3 फीट उसके ऊपर भी अगर भरत कर देते हैं, डीपीसी लेवल जिसको बोलते हैं, प्लंथ लेवल जिसको बोल देते हैं, तो वो मान के चलिएगा 6-7 फीट तक का तो आपको काम वहाँ हो जाता है। उसके अंदर चिनाई भी करनी होती है, कॉलम भी होता है, उसके अंदर बीम भी डालना होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आदमी के उसमें आ जाती है तो मेरा मानना है कि उसके अंदर काफ़ी खर्चा ठेकेदार का हो जाता है। अब उसके अंदर क्या होता है, आधा खर्चा तो नीचे चला जाता है, 30-40% तो नॉर्मल खर्चा हो ही जाता है। अगर 50% नहीं होता तो 25 से 30% खर्चा नॉर्मल हो जाता है नीचे नीचे। तो अब इसको कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं, उसका ऊपर का जो पार्ट होता है उसमें एक मंजिल अगर बनाएंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारा घाटा लगेगा। क्यों लगेगा, इसका रीज़न ये है कि उतने में आप वो काम करके नहीं दे सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है, उसके अंदर अगर आप यही काम 4 मंजिल में डिवाइड कर देंगे तो आपको वो 4 मंजिल के अंदर बराबर हो जाता है, तो उसमें थोड़ा बहुत ठेकेदार को प्रॉफिट हो जाता है। अब मेन पॉइंट आता है कि आपको उसके अंदर काम क्या क्या करके देना चाहिए। अब दोस्तों, मैं आपको अगर दिल्ली एनसीआर की बात करूं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, और दिल्ली एनसीआर के अंदर होता क्या है, जो नए नए ठेकेदार बनते हैं यहाँ पे कई तरीके से कवर्ड एरिया में काम दिए जाते हैं, लेकिन नए लोगों को जो अंदर की गहराई की बातें होती हैं तो उनको इस बात का पता नहीं होता कि ठेकेदार जो काम लेता है, जो पुराने ठेकेदार हैं, वो किस रेट में काम ले रहे हैं। लेकिन उनको रेट सिर्फ एक पता होती है कि हमें 200 रुपये में काम लेना चाहिए, या 250 में काम लेना चाहिए, 300 में काम लेना चाहिए, या 150 में काम लेना चाहिए। ये एक रेट है, लेकिन इस रेट का अब कोई भी एक फिक्स रूल क्यों नहीं है, इसका मैं रीज़न बता रहा हूँ आपको।
होता क्या है, जब कोई आदमी ये ठेका लेता है तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर चाहे अपना गुड़गांव हो, नोएडा हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, या उधर साइड में आगे चले जाओ, फरीदाबाद साइड में चले जाओ, या फिर उधर चले जाओ, उत्तर दक्षिण चारों तरफ दिल्ली के एनसीआर का एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि बहुत सारी जगह पे जो समझदार ठेकेदार होते हैं वो क्या करते हैं, इसके अंदर देखिएगा। पहली बात, अगर आपकी बेसमेंट की खुदाई है या फिर नींव वगैरह खुदाई है, तो खुदाई क्या होती है, मालिक की ही होती है। अब आप सोचिएगा, अगर आप मान के चलिएगा 250 रुपये में अगर कोई काम ले रहे हो, तो अब आपको फ़ायदा और नुकसान आपको अपने आप दिख जाएगा। कैसे दिखेगा, आप सोचिएगा, मैं जो बात बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर उस काम के अंदर आपने खुदाई अगर किसी मालिक के उसमें दे दी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर होता क्या है, जो खुदाई करता है वो मिट्टी को यहाँ से ले जाता है और मिट्टी बेच देते हैं। तो इसलिए मालिक इस बात को ध्यान, अगर कोई जानता है, बिल्डर होते हैं या मालिक होते हैं, तो वो इस बात को जानते हैं, तो वो खुदाई को क्या करते हैं, किसी को फ्री में दे देते हैं, वो खोद के ले जाते हैं, अपनी मिट्टी ले जाते हैं, तो वो बेच देते हैं। तो इसलिए ठेकेदार के पास क्या हुआ, एक तो खुदाई का काम उसके लिए फ़ायदा हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो भी सरिये का काम होता है, सरिये का काम किसी और आदमी को अलग से होता है, सरिये बांधने वाले अलग होते हैं। ये कई जगह पे होता है, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारी जगह पे सरिये वाला अलग होता है, वो सरिये वाला खुद अपना, सरिये वाले आदमी आएंगे, खुद अपना सरिया बांधते हैं, और उसमें जो बिल्डिंग बनाने वाला ठेकेदार होता है उसका सरिये का आदमी नहीं होता है। अब सोचिएगा, सरिया जो बांधने का खर्चा आता है वो काफ़ी पैसा बनता है, तो ठेकेदार का सरिये का पैसा भी बच जाता है। अब दो चीज़ों का फ़ायदा हो गया। अब इसके अंदर दूसरा पॉइंट क्या होता है, बाहर का जो प्लास्टर होता है, जिसको चाहे हम एलिवेशन बोल सकते हैं, चाहे हम उस बिल्डिंग को देखें, अगर दोनों तरफ बिल्डिंग बनी हुई है तो उसका बाहर का प्लास्टर जो होता है उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ फ्रंट का जो एलिवेशन होता है उसको एक्स्ट्रा लगा देता है ठेकेदार, उससे वो बचत कर लेता है। उसमें भी दो चीज़ें बचत हो जाती हैं। जो फोल्डिंग होती है, स्क्वायर फोल्डिंग, जिसको हम पेड़ बोलते हैं, चाहे वो बांस की बांधे, बांस बल्ली की बांधे, चाहे वो लोहे की बांधे, स्क्वायर फोल्डिंग जो होती है, जो कुछ कोई सा भी बांध सकते हैं, उसका जब आप काम करते हो तो उसके अंदर काफ़ी पैसा खर्च होता है, बाहर का मेन एलिवेशन जो होता है, तो उसका भी ठेकेदार अलग से रेट दे देता है, तो ठेकेदार को वहाँ बचत हो जाती है। अब ठेकेदार क्या करते हैं, ठेकेदार जिनको पता नहीं होता, ये सारी चीज़ों को सोच नहीं पाते, आगे चल के ऊपर जब देखते हैं तो मुमटी वगैरह को वो एक्स्ट्रा में नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता, क्योंकि वो लिख कर नहीं देते हैं। जब हम रेट बनाते हैं या फिर हम उनको रेट देते हैं तो उनके अंदर जो लिखित में चीज़ें होती हैं उसके अंदर पहले ये चीज़ें लिखित में दी जाती हैं, उसी के बाद में ये चीज़ें मान्य होती है, क्योंकि मालिक उसको पढ़ लेता है, तो मालिक को जो पता हो जाता है कि भाई ये काम इसको करके देना है, ये चीज़ें, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो पैराफिट वॉल होती है, मुमटी होती है, मुमटी की छत होती है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इनको आप अगर एक्स्ट्रा में देते हैं और आपको ये सारी चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। अब एक बात बताइए, एक आदमी पूरी बिल्डिंग, यानी कि वो खुदाई भी कर रहा है, चिनाई भी कर रहा है, पलस्तर भी कर रहा है, टैंक भी खोद रहा है, टैंक बनाकर भी दे रहा है, लेटरिन बाथरूम का जो भी सारा सिस्टम होता है उसको भी करके दे रहा है, चिनाई पलस्तर सब करके दे रहा है, छत डाल के दे रहा है, और पूरी बिल्डिंग बना करके दे रहा है, पलस्तर करके भी दे रहा है, यानी वो टोटल काम करके दे रहा है। ओनली स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर वो जो इंटीरियर होता है अलग से, जैसे टाइल हो गया, पलस्तर हो गया, वो भी अलग होता है, लेकिन मालिक क्या करते हैं, उसको बोल देते हैं पूरा काम आपको करके देना है, तो उसके अंदर टाइल भी उसके अंदर ही घुसा देते हैं, पत्थर भी उसी के अंदर लगा देते हैं कि ये भी आपको ही लगाना होगा। अब ठेकेदार क्या होता है, ठेकेदार तो उसी दिन फंस जाता है जिस दिन ठेकेदार की जो लेबर वहाँ पहुँच जाती है और पेड़ वगैरह और सेटरिंग का सामान अगर वहाँ डाल दिया तो मान के चलिएगा ठेकेदार पूरा फंसा हुआ होता है। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आप काम करें तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखें कि आपको क्या करना है, कि जो भी काम करना हो उसका सिर्फ लिखित में दें, एक्स्ट्रा चीज़ की बात ही ना करें, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ की अगर आप बात करोगे तो एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि मैं
ये चीज़ें बना के दूंगा, ये चिनाई करूंगा, ये प्लास्टर करूंगा, ये बना के दूंगा, ये कच्ची रोड़ी कूट के दे सकता हूँ, या सरिया एक्स्ट्रा होगा, या इसके अंदर ये चीज़ें खुदाई वगैरह एक्स्ट्रा होगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब लोग क्या करते हैं, उसी के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड समझ लेते हैं, और जो नए ठेकेदार होते हैं उनको आइडिया नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं जब 5 ठेकेदार बैठे होंगे तो वो इसी बात को तो कहते हैं कि यार कितने में काम लिया, कि मैंने तो 150 रुपये में कर रहा हूँ, कोई कहता है 180 में कर रहा हूँ, कोई कहता है 160 में कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं 200 में कर रहा हूँ, कोई कहता है 250 में कर रहा हूँ, कोई कहता है 300 में कर रहा हूँ। दोस्तों, रेट आज की तारीख में दिल्ली एनसीआर में 250 से ऊपर की रेट हैं, 250 से नीचे रेट ही नहीं है। और उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा होती है। इस बात को कन्फर्म मतलब समझ लीजिएगा पॉइंट को, क्योंकि इससे नीचे कहीं रेट नहीं है। क्योंकि इस टाइम में होता क्या है, मेरा ये मानना है, जिस टाइम 125-150 रुपये की रेट थी, उस टाइम लेबर 300 रुपये का बेलदार हुआ करता था, कुली बेलदार 300 रुपये की रेट थी, और मिस्त्री का रेट 600 रुपये हुआ करता था। और आज उसको अगर देखा जाए तो आज 600 रुपये की रेट हो गई है एक बेलदार की, नॉर्मल दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ मैं, और मिस्त्री का रेट 900 से 1000 रुपये हो गया है। अब इस रेट में आदमी काम करेगा ठेकेदार, तो बचाएगा क्या? अब उसको कहीं ना कहीं तो बचत चाहिए, लेकिन जब काम करता है तो आदमी फंस जाता है। अब बहुत सारे लोगों को एक चीज़ और वो होता है फ़ायदा, क्या होता है, अब लोकल में अगर आदमी काम करता है, ये मेन पॉइंट समझना इस चीज़ को, लोकल में अगर आदमी काम करता है तो लोकल में जो रोड़ी डलती है वो मैनुअली डाली जाती है। अगर मैनुअली रोड़ी डाली जाएगी तो आप इस बात को देखना, 10 से 15 आदमी, 20 आदमी रोड़ी डालने वाले आते हैं, और वो आपका कितना पैसा लेते हैं इस बात को आप खुद मतलब खुद ऑब्जर्व करिएगा, या आप खुद पता करिएगा कि भाई मुझे 100 गज की बिल्डिंग है, उसकी रोड़ी डलवानी कितने में डलेगी। अब बड़ी वीआईपी जगह में जहाँ हम काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो रोड़ी डलती है वो आती है आरएमसी की, आरएमसी रेडी मिक्स कंक्रीट जो आती है, मतलब जो गाड़ी से आती है, पंप के द्वारा जो डलती है रोड़ी। अब उसके अंदर ठेकेदार को फ़ायदा बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जो कहते हैं ना कि हमें सस्ते में, हम तो 180 में काम कर रहे हैं, या फिर हम 200 में कर रहे हैं, 250 में कर रहे हैं, उनके लिए फ़ायदा क्यों हो जाता है, क्योंकि उनको क्या लगाना होता है, उसके अंदर अगर जो रोड़ी आती है वो सिर्फ उसके लिए आ रही है, आरएमसी की रोड़ी आ रही है, तो ठेकेदार को क्या करना होता है, 2 मिस्त्री पकड़ेगा, 4 लेबर पकड़ेगा, 4 और 2 6 आदमी से वो 100 गज की नहीं 500 गज की बिल्डिंग को पूरी को छत की रोड़ी को आराम से डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ना तो और आदमी लगाने की ज़रूरत है, ना मशीन लगाने की ज़रूरत है, ना जीने से चढ़ने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करना, पंप लगेगा, रोड़ी पंप के द्वारा जाएगी, छत पे आराम से पाइप के द्वारा पहुंच जाती है और रोड़ी डल जाती है। अब एक बात बताओ, अब कहाँ पे आदमी 20 आदमी जो एक्स्ट्रा लग रहे थे, और कहाँ पे ये 20 आदमी जो डलाई वाले हैं वो उनकी कॉस्ट कट गई है। अब एक चीज़ बताइएगा, अगर 100 गज की छत है तो वो 100 गज की छत में 20 आदमियों को जो पैसा आपने लिया, ज़्यादा नहीं, 20,000 रुपये 30,000 रुपये अगर आपके बचते हैं, 20-30 हज़ार रुपये नॉर्मल पकड़ लीजिएगा, अगर 20,000 रुपये भी बचते हैं, 15 भी बचते हैं, और 4 छत हो गई तो 15 जो 60,000 रुपये बचत आपकी होती है, अगर आपकी रोड़ी आरएमसी से डलती है। तो इन चीज़ों को देख करके ही आप लोगों को रेट कम ज़्यादा करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं किसी से ये नहीं कहूँगा कि आप कितने में भी लो, क्योंकि वो आपकी वो है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको 250 में लेते हो, 200 में लेते हो, 300 में लेते हो। लेकिन एक काम का वो होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में किसी भी आदमी को अगर रेट बनानी है, कहते हैं ना कि हमें इसका कितना रेट होना चाहिए, मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमें रेट बता दीजिएगा, कितनी रेट होनी चाहिए। मेरा मानना है बेसिक सी चीज़ें हैं लेकिन समझ में नहीं आती हैं। रेट कभी भी किसी भी चीज़ की फिक्स नहीं होती है। रेट क्या होती है, आपका काम कितना है, कितने में मैं उसको कंप्लीट कर पाऊँगा, कितने रुपए मेरा उसका खर्चा है, और कितने रुपए मुझे उसमें प्रॉफिट चाहिए, तो ये एक रेट होती है। इन सारी चीज़ों को अगर आदमी सोच समझ के रेट दे
तो जो ये कहते हैं कि हमें 150 में काम करते हैं, 200 में करते हैं, 250 में करते हैं, तो उनको इस बात का पता लग जाएगा और वो कभी भी इस तरीके से रेट सुनी सुनाई बातों पर कभी भी यकीन नहीं करेंगे, ना ही सुनी सुनाई बातों पर, ठेकेदारों की बातों पर कभी काम नहीं लेंगे। क्योंकि ठेकेदार जो होते हैं वो, ज़्यादातर ठेकेदारों को मैंने देखा है, वो बात करते हैं लेकिन उसका मेन पॉइंट नहीं बताते कि इसके अंदर मैंने काम क्या क्या लिया है। ये मेन रीज़न होता है। बिल्डरों के अंदर भी यही कहानी हो जाती है और जो नॉर्मल आदमी होता है उसके साथ भी वही कहानी होती है। तो लोगों को क्या करना चाहिए, जब भी कोई काम ले तो उस काम को लेने से पहले ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं बहुत सारे हैं और इसको लेना चाहिए। और इसके बाद में जब आप रेट देते हो तो सबसे पहले जो काम करना था आपको, रेट एग्रीमेंट जरूर करना चाहिए। अगर आप बिना एग्रीमेंट के काम करते हो तो आप 250 की रेट के आप 500 की रेट भी ले लीजिएगा, फिर भी आपको घाटा हो सकता है। क्योंकि लास्ट में जाके पैसा देने में लोग बहुत सारे अपनी कमियां निकालने चालू कर देते हैं। ये नहीं हुआ, ये गलत कर दिया, ये ऐसा कर दिया, ये वैसा कर दिया। क्योंकि लोगों को देने का जब टाइम आता है तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये मेरे अपने वो हैं विचार, क्योंकि मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि भाई हर एक आदमी ऐसा है, लेकिन मेरा मानना है ज़्यादातर आदमी जो हैं काम करने के बाद में जब पैसा देने की बारी आती है तो समझना उनकी जान निकल जाती है। ऐसे ऐसे आदमी हैं जो मतलब ये लगा लो कि काम करने के बाद वो ये चाहते हैं कि ठेकेदार इससे ही करोड़पति हो गया है, इसलिए इसको पैसे ना दिए जाएं और उसकी कमियों पे कमी, कमी पे कमी, कमी पे कमी, हजारों कमी निकाल देते हैं और पैसे देने के नाम पे उनको जो उनकी जान निकल जाती है। तो इसलिए मैं सभी ठेकेदार बंधुओं से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ जितना हो सके अपना काम एग्रीमेंट बेस पर करें। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट में बता रखी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वहाँ आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और रोज़ ग्रुप के अंदर एक एक वीडियो आती रहती है, तो वहाँ से आप देख करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और अपनी ठेकेदारी में आप खुद विकसित हो सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।